हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस पीवाईक्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। जो बच्चे पहले से जुड़ते आए होंगे उनको पता होगा, और जो बच्चे नए आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आपको जाके प्रैक्टिस सेट 1 से आपको देखना है। ग्रुप डी का जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। जो तुम्हारे पिछले साल कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर बना था उसी टाइप का यहाँ पे मैं सारा क्वेश्चन लाया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप इस वीडियो को बेशक देख सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है और एक विश्वास के साथ जुड़े रहना। एग्जाम से पहले ग्रुप डी से के एग्जाम से पहले आप लोग का टोटल साइंस कवर कर दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। कोशिका क्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक जिसको इंग्लिश में फंक्शनल बोलते हैं, क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सिंपल भाषा में समझो तो कोशिकाओं का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कोशिकाओं का नियंत्रण कौन करता है। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है जीव द्रव्य, दूसरा केंद्रिका, तीसरा सूत्रकणिका, चौथा केंद्रक। सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको बहुत बच्चा हिंदी नाम नहीं जानता होगा, तो सूत्रकणिका का इंग्लिश नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बताइए इसका निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी केंद्रक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक जो है वो कोशिकाओं का नियंत्रण का संपूर्ण कार्य केंद्रक करता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। केंद्रक का कोशिका, जैसे ये मान लो तुम्हारा सेल है, ठीक है, इसका जो बीच बीच वाला भाग होता है इसको केंद्रक बोल लेते हैं। ठीक है, यही आपका केंद्रक है। और ये जो बाह्यतम परत होता है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य का लगभग 80% आपका जो बॉडी है वो जल से बना हुआ है। 80% बॉडी आपका जल से बना हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है। कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था और एंटनी वैन लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी फादर ऑफ जीवाणु, जीवाणु को पिता किसे कहा जाता है? तो एंटनी वैन लीवेनहॉक को ही बोला जाता है। ये सब सारा डिस्कशन हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, इसीलिए जो बच्चा अभी जुड़ा हुआ है उससे मेरा निवेदन होगा कि आप प्रैक्टिस सेट 1 से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। अगला सूत्रकणिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हालांकि मैंने इसके बारे में बताया हुआ है लेकिन पीपीटी के माध्यम से नहीं बताया, इसलिए तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो, सूत्रकणिका जिसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से समझना है। यह कोशिका सेल के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अंग यानी ऑर्गेनेल्स है। इसका जो मुख्य बात है वो ध्यान से समझेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है, जिसको हिंदी में ऊर्जा गृह के नाम से जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह भोजन ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है। कोशिका को सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से किस लिए जाना जाता है? इसका जो वर्क होता है, क्योंकि यह यहाँ ध्यान से समझो, ये बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यह भोजन को ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्योंकि यह भोजन को ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है। अगर एग्जाम में पूछे कि भोजन यानी भोजन को यानी जिसको ग्लूकोज कहते हैं से ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, तो सिंपली आपको माइटोकॉन्ड्रिया बोलना है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन वर्क होता है वो भोजन से जो ग्लूकोज बनता है उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। ठीक है, ऊर्जा का रूप, अगर ऊर्जा का रूप के बारे में बात करें
तो यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा और रिलीज करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जमा किस बेसिस पे करता है ऊर्जा को, तो एटीपी के फॉर्म पे वो जमा करता है। ठीक है। श्वसन की बात किया जाए तो कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन की मुख्य जगह यही है। जो कोशिका के अंदर श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है, तो आपको सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में मारना होगा। ठीक है। स्वयं का डीएनए, इसकी एक खास बात है, ये तो मैंने बताया हुआ है कि 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, मैंने बताया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है। तो उन्हीं में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है जिनका इसका अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और इसके पास खुद का राइबोसोम्स भी होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। यह भोजन को ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन वर्क है, भोजन को ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जब तुम भोजन करते हो तो उसे उसे भोजन से मतलब नहीं होता है कि तुमने क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं, वो उसमें से ग्लूकोज को कलेक्ट करता है। ग्लूकोज को कनेक्ट मतलब ग्लूकोज को वो लेके और सिंपली उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक ना। तो जितना भी तुम भोजन करते हो ना, उसमें से सिर्फ उसको ग्लूकोज से मतलब होता है और वो किसी चीज से मतलब नहीं रखता तुमने क्या खाया क्या पिया, कुछ उसको माने मतलब नहीं है। जो भी खाया हुआ है उससे बस ग्लूकोज लेगा वो, और उसे ऊर्जा बनाने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। और ये जो ऊर्जा अपने आप में संचित रखता है, ये जो है एटीपी के रूप में संचित रखता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित कौन रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। इस चीज को ध्यान रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। और कोशिका का श्वसन किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। कोशिका का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स भी पाया जाता है। मैंने इस प्रैक्टिस सेट 3 में इस बात को अच्छा से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझेंगे। सूत्री विभाजन के चरण में, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आरआरबी एलपीएस टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। क्वेश्चन समझेंगे। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल जो है वो गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जी एकदम सही जवाब है मेटाफेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो मेटाफेज क्या करता है, इसके बारे में सारा मैंने आगे पीपीटी बनाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा मेटाफेज के बारे में। अब हम लोग एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज के बारे में अच्छा से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, एकदम माइंड को पहले समझना उसके बाद लिखने की कोशिश करना। ठीक है। देखो कोशिका विभाजन माइटोसिस के चरणों को याद रखने का जो सही आसान तरीका है वो है PMAT। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। शॉर्ट नेम PMAT। PMAT। ठीक है। देखो प्रोफेज के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रोफेज का क्या काम होता है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स स्पष्ट दिखने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है प्रोफेज में। ठीक है। जब कोशिका विभाजन होती है तो प्रोफेज में गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है। वहीं अगर मेटाफेज की बात किया जाए तो सभी गुणसूत्र कोशिकाओं के बीच मिडिल लाइन में लग जाते हैं। ठीक है। मेटाफेज के अंतर्गत सभी गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के बीच यानी मिडल में एक लाइन में लग जाते हैं, यानी ऐसे 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 एक लाइन में ये आपके लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में गुणसूत्र टूटकर विपरीत दिशाओं में दूर अवे खींचने लगते हैं। टेलोफेज में 2 नए केंद्रक बनते हैं और कोशिका 2 भागों में बंटने
के लिए तैयार हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस कोशिका विभाजन के अंतर्गत दो भागों में बंटने लगते हैं। तो आपको कौन सा मारना होगा, टेलोफेज मारना होगा। ठीक है, टेलोफेज में दो नए केंद्रक बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। टेलोफेज में आपका दो नए केंद्रक बनते हैं और कोशिका दो भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेलोफेज। ठीक है, उधर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन टेलोफेज अच्छा से याद रखना है। उसके बाद लास्ट में अंत में साइटोकाइनेस द्वारा कोशिका पूरी तरह से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अंत में साइटोकाइनेस के द्वारा कोशिका पूरी तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये आपका कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। ठीक है, जिसका शॉर्ट नेम PMAT याद कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेलोफेज होता है, इसको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचना होती है। ठीक है, कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उनकी मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी DNA की प्रतिकृति में, ऑप्शन सी था DNA की प्रतिकृति में, ऑप्शन डी कोशिका को अस्फीति और कठोरता प्रदान करने में। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर तुम लोग अच्छा से चैप्टर पढ़े होगे ना तो तुम लोग को सब पता होगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सीरीज जो है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपेयर करके यहाँ पे मैं लाया हूँ। तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, RRB मिनिस एज आइसोलेटेड कैटेगरी 12/9/2025 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। जितना भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ, सब रेलवे ने कहीं ना कहीं इस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना, इस टाइप का रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर तुम लोग, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग का जो फाउंडेशन सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ज्यादा डिटेल्स में मैं जाऊंगा अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद हर एक चैप्टर वाइज से। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज से तुम्हारा जैसे टिश्यू हो गया, सेल हो गया, इवोल्यूशंस हो गया, सारा चैप्टर्स में तुम लोग को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक जो थ्योरी का सब्जेक्ट होता है ना वो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा खुद से। ध्यान रखना है इस चीज का। तो बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका की स्फीति और कठोरता प्रदान करना क्या हो जाएगा, कोशिका को अस्फीति और कठोरता प्रदान करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है देख लेते हैं हम लोग। तो ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाती है। सही जवाब है। उनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है, गलत जवाब है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी गलत है। उनके पास उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार की बाहरी प्रभाव से बचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। डॉट 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 यानी खाली स्थान में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं। बताइए कौन सी बड़े आकार की होती हैं। निम्न में से चारों ऑप्शन में से रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं, किसकी रसधानी बड़े आकार की होती है। तो आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी पादप कोशिकाओं, ऑप्शन सी जंतु कोशिकाओं, ऑप्शन डी पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों। यहां पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खाली स्थान में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है। बताइए किसमें रसधानी बड़े आकार की होती है। इंग्लिश में वॉक्यूल्स होता है, रसधानी को इंग्लिश में वॉक्यूल्स बोला जाता है। तो बेटा रसधानी सिर्फ पादप कोशिका यानी ऑप्शन बी में होता है। रसधानी जो होता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों दे दिया है ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो को डी मार दो, बट डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, पादप कोशिकाएं।
थोड़ा माइक का इशू हो गया था, माइक का बैटरी डाउन हो गया था, तो आप लोग को पता तो नहीं चला होगा, बट थोड़ा सा लगा होगा आप लोगों को भी, बट कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे डॉट 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 यानी खाली स्थान में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार में होती है, तो आपका ऑप्शन बी पादप कोशिकाओं यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 नंबर आपका बोल रहा है, ध्यान समझना, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में बड़े आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? निम्न में से क्या, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है क्या? निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ा होता है? नहीं, क्वेश्चन सही है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से यानी चारों ऑप्शन में से क्या ऐसा चीज है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो जंतु कोशिका में तो छोटे आकार का होता है लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार का होता है? ऑप्शन ए है आपका गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी लयन काय, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी रसधानी। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो बेटा रसधानी, रसधानी जो होता है वो जंतु कोशिका में बहुत छोटे आकार का होता है, ये समझो ना के बराबर होता है। रसधानी जो है जंतु कोशिका में ना के बराबर होता है, बट वही पादप कोशिका में बात करें तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने गोल्जी काय के बारे में अच्छा से मैंने जानकारी दिया हूं, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अधिकांश परिपक्व पादप की, परिपक्व मतलब डेवलप, अधिकांश परिपक्व पादप की कोशिकाओं में एक होता है जो कोशिका की अस्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है बड़ी केंद्रीय राजधानी, ऑप्शन बी छोटा राइबोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 सेकंड का टाइम मैं आप लोग को दे रहा हूं। एकदम सही जवाब, बड़ी केंद्रीय राजधानी, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि थ्योरी इसका अच्छे से कराऊंगा, बट थ्योरी का पीपीटी अभी ऐड नहीं किया हूं। मैंने सोचा फिर कि थ्योरी का अभी मैं ऑब्जेक्टिव कर लेता हूं, उसके बाद मेरा सेल और टिश्यू चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका तुम लोग को मैं थ्योरी करा दूंगा। थ्योरी में सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पे, और एनसीईआरटी का ही जो थ्योरी है वो यहाँ पे मैं कराऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना। टोटल पैटर्न मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। देखो 8 नंबर है, जब पानी द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार, कोशिकाएं और रंध्र निम्न में से क्या होती है? फिर से समझेंगे। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार, कोशिकाएं और रंध्र निम्न में से क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सिकुड़ती है और खुल जाते हैं, बी है सिकुड़ती है बंद हो जाते हैं, सी है उभर जाती है खुल जाते हैं, डी उभर जाती हैं सिकुड़ जाती हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार, कोशिकाएं और रंध्र निम्न में से क्या होती हैं? तो आपको याद रखना होगा ये जो है उभर जाती हैं और खुल जाते हैं, तो देखिए ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार, कोशिकाएं और रंध्र जो है उभरने के साथ साथ ये खुल भी जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन डी 4 डॉग हो जाएगा। जो प्लास्टिड होता है ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए
किस प्रकार के शेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्र, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी न समसूत्र और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल समसूत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। आरआरबी एसएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ऑप्शन ए जल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपके बॉडी में मैंने पहले ही बताया था कि 80% के करीब सिर्फ वाटर ही होता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही तक। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग बता दूं, अगर आप लोग खासकर रेलवे का ही तैयारी करते होंगे तो रेलवे पिछले साल का क्वेश्चन पर बहुत जोर देता है। ठीक है, या तो वही क्वेश्चन डालेगा या फिर उसी से मिलता जुलता पैटर्न्स फॉलो करता है। इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेलवे की अगर आप खासकर तैयारी कर रहे होंगे तो आप पिछले साल के क्वेश्चन कल लगभग 5 साल, यानी जब जब वो एग्जाम लिया है उसको 5 साल पिछले वाले एग्जाम को देखना है और उससे उसके कुछ कुछ मेन टॉपिक्स को भी कवर करना है। वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है रेलवे में। अगर बात करें एसएससी का, तो एसएससी का तो उतना मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन फिर भी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मैं भी देखा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अगर आप उसमें साइंस बैकग्राउंड होगा तो आप पिछले साल का कहीं किसी का भी, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सिर्फ पिछले साल का पैटर्न्स पर आधारित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।